Hello student, today we will discuss our new chapter IT applications. This is last chapter of the syllabus and we have left some chapters in the middle. Now we will start this chapter. Let's start. Chapter 11, that is IT applications. Introductions. What is IT applications and what is IT? First we have to learn this. The modern e-technology changes our lives and facilitate it with the area of applications like banking, education, entertainment and government, etc. Nowadays, information communication technology, or we can say ICT, enabled services are essentially requirement of the every walk of life. देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, IT वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा. IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसी के ऊपर हम लोग IT एप्लीकेशंस ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. और ये जो आपको चैप्टर है ये बताएगा कि हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं या जो एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं या जितना भी IT से रिलेटेड जो वर्क होता है वो हमारी लाइफ में किस प्रकार से अफेक्ट करता है या आजकल हम लोग उसके ऊपर कितना डिपेंडेंट है. तो ये चैप्टर बेसिकली आपको इसी बात की इन्फॉर्मेशन देगा. अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम चारों तरफ से हमारे चारों तरफ IT की एप्लीकेशंस है. जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आप बैंकिंग यूज़ करते हैं, बैंक का कुछ भी टास्क आपको करना होता है वो सब कुछ IT के ऊपर डिपेंड करता है. आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? IT के ऊपर डिपेंडेंट है. क्योंकि अभी अपन देख सकते हैं कि आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं. वीडियो लेक्चर अगर आप लोग देख रहे हैं मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, और यूट्यूब या मैंने जब ये लेक्चर बनाया तो मैंने लैपटॉप का यूज़ किया है. तो ये सब चीज़ें क्या है? IT की ही देन है. फिर एंटरटेनमेंट की बात करें, आप मूवी देखते हैं, आप टीवी का यूज़ करते हैं, आप यूट्यूब का यूज़ करते हैं, आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, लैपटॉप का यूज़ करते हैं. ये सब क्या है? ये सब आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं. लेकिन ये सब बेसिकली क्या है? IT एप्लीकेशंस ही है. इसके बाद अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की भी आजकल इतनी वेबसाइट्स हैं. गवर्नमेंट भी आजकल इसी फील्ड के ऊपर ज़्यादा काम कर रही है. क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये जो IT एप्लीकेशंस है या IT फील्ड है ये काफ़ी हद तक लोगों की लाइफ को इसने बहुत इजी बना दिया है और बहुत तरीके से अपग्रेड कर दिया है. तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, IT एप्लीकेशंस का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखते हैं. अभी IT एप्लीकेशंस है क्या, तो इसको अपन देखते हैं आगे. गवर्नमेंट की अगर मैं बात कर रहा था जैसे, तो गवर्नमेंट जो है उसने भी इसी टेक्नोलॉजी को या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT फील्ड को ही क्या क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश की है. और उसी के लिए उसने क्या बनाया? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और वी कैन से ICT. आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ICT मतलब क्या है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ICT आपको पेपर में देखने को मिलेगा और उस समय आपको याद आना चाहिए कि ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. क्योंकि ICT के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है. तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए. इनेबल्ड सर्विसेज आर एसेंशियली रिक्वायरमेंट ऑफ द एवरी वॉक ऑफ लाइफ. अब मैं जैसा आपको बता रहा था, गवर्नमेंट ने भी क्या किया है कि ICT एक पूरा उनका इसका डिपार्टमेंट है और इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है. क्योंकि ये लाइफ को बहुत ईजी बना देता है, या इवन आजकल हमारी लाइफ इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ. इन दिस चैप्टर we will learn about some web based IT applications and development of the new applications. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग IT एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, या उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, नई नई कौन कौन सी एप्लीकेशंस है उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो ये सब हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया. अब इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है ई गवर्नेंस क्या होता है, फिर ई बिजनेस क्या होता है, एंड देन वी विल लर्न ई लर्निंग. ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है. तो ये 3 बेसिक पॉइंट हैं जिसके बेसिस पर हमारा ये पूरा चैप्टर चलेगा. तो अपन अब इसके बाद वाली स्लाइड से स्टार्ट करते हैं ई गवर्नेंस के साथ. ई गवर्नेंस, व्हाट इज ई गवर्नेंस? सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि ई गवर्नेंस होता क्या है. ई गवर्नेंस रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ई टेक्नोलॉजीज इन गवर्नेंस टू प्रोवाइड इफेक्टिव, एफिशिएंट, फास्टर एंड ट्रांसपेरेंट सर्विस टू द सिटीजन्स. ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि एक एप्लीकेशंस का ऐसा ग्रुप या कुछ ई टेक्नोलॉजी मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकें, जो सिटीजन्स हैं उनको इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली, फास्टर
और ट्रांसपेरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ये जो प्रोसेस है यही क्या कहलाती है, ई गवर्नेंस कहलाती है। और ई गवर्नेंस का ही यूज़ करने से क्या होता है कि पब्लिक की जो लाइफ है या जो सिटीजन ऑफ इंडिया है या सिटीजन ऑफ एनी कंट्री जो भी है, उन सभी की लाइफ क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, या मैं यूँ कहूँ कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम एंड सर्विसेज टू द सिटीजन। इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज हमारा बढ़ता है, किसके बारे में, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में चल रहा है या जो भी सर्विसेज सिटीजन्स को दी जा रही है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारा नॉलेज उससे बढ़ जाता है, हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्कीम को लॉन्च किया है। जब पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो उस समय हमें पता ही नहीं चलता था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें लॉन्च की है, या लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। लेकिन अब सब हमें पता होता है, और अगर नहीं भी पता तो आप गवर्नमेंट की पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट से आपको टास्क कोई भी काम है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाकर आप पूरी डिटेल निकाल सकते हैं कि क्या क्या स्कीम उस डिपार्टमेंट के अंडर में चल रही है। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटीजन बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट मिनिमल कॉस्ट एंड एट डोर स्टेप्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सिटीजन्स हैं उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, अब जैसे हो सकता है कि मुझे अगर आधार कार्ड बनवाना है, या मुझे वोटर आईडी बनवाना है, या मुझे डोमिसाइल बनवाना है, या मुझे कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, या डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, या जो भी नगर मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये जितनी भी सर्टिफिकेट बनवाने के टास्क ये सब गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। और मुझे अगर ये सर्विसेज लेना है तो मुझे बहुत इजी टास्क हो गया है। पहले महीनों लग जाते थे ये डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, लेकिन अब ऑनलाइन ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, और कॉस्टिंग भी बहुत मिनिमल होती है, बार बार आपको राउंड नहीं लगाना पड़ते, आने जाने का आपका खर्चा बच जाता है। और ये सारी सर्विसेज कितनी बार, कुछ सर्विसेज तो ऐसी है जो हमें डोर स्टेप पे मिल जाती है। डोर स्टेप मतलब हमारे घर के दरवाजे पर हमें ये चीज़ें मिल जाती है। टू फैसिलिटेट फास्टर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, एफिशिएंट एंड रिलायबल सिस्टम फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम जो भी सर्विसेज सिटीजन्स के लिए दे रहे हैं वो सारी सर्विसेज कैसी हो, फास्टर हो, मतलब तुरंत इफ़ेक्टिव हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को दिखे कि गवर्नमेंट ने कितना हमारे लिए किया है और उसका कितना हमें मिला है, अकाउंटेबल हो, विश्वास के लायक हो, एफिशिएंट होना चाहिए, और साथ में रिलायबल भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हमारे लिए सिटीजन्स के लिए की जा रही है, या सोशल एक्टिविटीज़ भी गवर्नमेंट काफ़ी चलाती है, तो उन सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में भी हमें पता चलता रहे, तो इसलिए ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस ज़रूरी होती है। और ये जो 3 पॉइंट अपन ने पढ़े, ये 3 पॉइंट ई गवर्नेंस एप्लीकेशन के ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। तो कितनी बार शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ई गवर्नेंस एंड राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई गवर्नेंस। तो आपको ये पूरा जो मैंने मतलब कुछ मेन पॉइंट, या मैं यूँ बोलूँ कि जो क्रक्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और ये आपको भी मेंशन करना है। मतलब जब भी आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये सफिशिएंट है। और इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो ई गवर्नेंस के ऊपर शॉर्ट नोट आपको बोला गया है वो आप लोग लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना है। फिर एग्जाम्पल ऑफ सच एप्लीकेशंस आर बर्थ, डेथ रजिस्ट्रेशन, इशूइंग पासपोर्ट, मेकिंग ऑफ वोटर आईडी कार्ड, फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, रेलवे इंक्वायरी, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए किस चीज़ के, जो कि हमें गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नेंस के थ्रू, या मैं यूँ कहूँ कि गवर्नमेंट के थ्रू ये एप्लीकेशन हमें ऑनलाइन मिल जाती है, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारे टास्क क्या हो जाते हैं, काफ़ी ईजी हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट ई गवर्नेंस पोर्टल्स। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो ई गवर्नेंस के जो पोर्टल है हम उसकी अगर बात करें तो फर्स्ट वन इज़ नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। The National Portal of India is a single window to access all the information and services being provided by various Indian government bodies. The National Portal of India जो पोर्टल है वो इंडिया का एक सिंगल विंडो, ऐसा इंफॉर्मेशन देने वाला पोर्टल है या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला ऐसा पोर्टल है जो गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में हमें बताता है। This contain information of the government, ministries and department at the central, state and district level. आप जब इस पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि इस पोर्टल के ऊपर
आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हमारे इंडिया के अंदर है, या कौन कौन से डिपार्टमेंट है, या सेंट्रल डिपार्टमेंट कौन से हैं, स्टेट डिपार्टमेंट कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के ऊपर मिल जाएगी। दिस पोर्टल इज़ डिज़ाइंड एंड मेंटेन बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये जो पोर्टल है ये किसने डिज़ाइन किया है और इसको मेंटेन कौन करता है, तो उसका नाम है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC के नाम से इसको जाना जाता है। इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किसका पार्ट है या किसका ये कौन कर रहा है, वो किसका डिपार्टमेंट है, तो ये मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट ही ऑफिस है, और यही इसको क्या करता है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया को मेंटेन भी करता है, उसी ने इसको डिज़ाइन भी किया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो इसका यहाँ पे URL दिया हुआ है, इस URL पर जाकर आप नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेब डायरेक्टरी इज द रिपोजिटरी ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेबसाइट इंक्लूडिंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेब डायरेक्टरी भी है। डायरेक्टरी का मतलब होता है जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टेलीफोन नंबर्स की, या लेकिन ये वेब डायरेक्टरी है तो यहाँ पे हमें वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट इस पर्टिकुलर URL पे आपको मिल जाएगी। इस URL का नाम है www.goirectory.nic.in। तो ये जो है ये आपको हमेशा हेल्प करेगी किस बारे में, इस बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन कौन सी वेब डायरेक्टरी अवेलेबल है, आप कौन कौन सी वेब साइट का गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उनको देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको एज अ एग्जांपल याद करिए। आप चाहे तो हर एग्जांपल के नीचे 2-2 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन मुझे भी आपको एक्सप्लेन करना है तो इस कारण से मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी जो अपन ने ई-गवर्नेंस और इसके ऑब्जेक्टिव का जो एक टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद आप ये ई-गवर्नेंस के कुछ पोर्टल्स के नाम लिखकर इनके बारे में 2-2 लाइन लिख सकते हैं और सफिशिएंट है वो। लेकिन यहाँ पे अभी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है तो इतना पूरा लिखना कंपलसरी नहीं है। टू मीट थर्ड वन इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल। टू मीट द डिमांड फॉर easy access of information about the income tax rules and efficient system for income tax collection, the income tax department launched a centralized website in the 2002. Presently, this portal offers various services to the citizens, including PAN, TAN inquiries and online filing of the income tax return, etc. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है उसने अपनी इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए टैक्स के रूल्स को इजीली लोगों तक पहुंच सके, इजीली एफिशिएंटली तरीके से टैक्स को पे किया जा सके, उसके रूल्स रेगुलेशंस को लोगों को समझाया जा सके, या टैक्स को इजीली कलेक्ट किया जा सके। उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट को लॉन्च किया 2002 में। और उसको लॉन्च करने के बाद अब उसके ऊपर फ़िलहाल हम लोग पैन कार्ड से रिलेटेड या टेन कार्ड से रिलेटेड जो भी टास्क हमें करना होते हैं या जो भी इंक्वायरीज हमें लेना होते हैं हम वहाँ से ले सकते हैं। और साथ में हम हमारे इनकम टैक्स की जो फाइलिंग होती है, रिटर्न जो हम लोग भरते हैं, वो भी हम लोग जाकर वहाँ पे भर सकते हैं। नीचे URL दिया हुआ है, ये URL पर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन और RTI एक्ट पोर्टल। RTI के नाम से हम लोगों ने काफ़ी बार ये वर्ड सुना होगा। RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। Right to Information Act 2005 facilitates citizens to gain information regarding government activities. The RTI portal provides details about RTI procedures, appellate authorities, public information officer in various departments and other related information. RTI जो एक्ट है 2005 में इसको बनाया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि आपने अगर कोई टास्क किया तो उसके पीछे खर्चा कितना हुआ, या उसकी स्टेप बाय स्टेप या जितनी भी डिटेलिंग है वो हमें चाहिए। तो आप RTI एक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी डिमांड गवर्नमेंट से कर सकते हैं। RTI से आप अपनी डिमांड गवर्नमेंट से कर सकते हैं और उनसे किसी भी एक्टिविटीज़ के बारे में, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में गवर्नमेंट से जवाब मांग सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये काफ़ी काम आती है और इसका काफ़ी यूज़ भी किया जाता है। सोशल इम्पैक्ट ऑफ द ई-गवर्नेंस।
सोशल इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं ई गवर्नेंस के। तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। ई गवर्नेंस प्रोग्राम फैसिलिटेट गवर्नमेंट इन द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस डिलीवरी। अब ई गवर्नेंस के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लोगों तक पहुँचा सकते हैं और लोगों से मतलब बहुत इफ़ेक्टिवली हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को इससे जोड़ सकते हैं। इट प्रोवाइड रिलायबल, सिक्योर, इकोनॉमिकल एंड फास्टर सर्विसेज एट द डोर स्टेप। इसके कारण हमें क्या मिलता है, एक तो बहुत सर्विसेज रिलायबल हो जाती है, सिक्योर हो जाती है, इकोनॉमिकल होती है और फास्टर होती है, और ये सारी सर्विसेज हमें हमारे डोर स्टेप पर मिल जाती है। मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होता। पहले की जो प्रोसेस होती थी गवर्नमेंट की, वो काफ़ी लेंदी होती थी। कोई भी टास्क, कोई भी फॉर्म, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको गवर्नमेंट से बनवाना है तो काफ़ी लंबी प्रोसेस होती थी। लेकिन अब ये टास्क काफ़ी ईजी हो गए हैं और एट द डोर स्टेप हमें वो डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। तो ई गवर्नेंस का एक ही सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ई गवर्नेंस हैज़ प्रूव्ड एज अ सक्सेसफुल टूल टू मिनिमाइज द करप्शन टू सम एक्सटेंट बाय प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट एंड इजीली एक्सेसिबल सर्विसेज टू द कॉमन मैन। ई गवर्नेंस के कारण क्या हुआ है कि ये एक प्रकार का सक्सेसफुल टूल है, किसके लिए, करप्शंस के अगेंस्ट। करप्शन जितना पहले होता था, क्योंकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन होती नहीं थी कि कितना अमाउंट गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, कितना अमाउंट उन तक पहुंचा है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं या जो हमारे पास आईटी फील्ड है या आईटी की वेबसाइट वगैरह है, इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट रिलीज़ किया है, कितना अमाउंट हम तक पहुँचा है, और हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें आरटीआई एक्ट के थ्रू मिल जाती है। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो करप्शन है वो कुछ एक्सटेंट तक, कुछ लेवल तक कम हुआ है, और कुछ ट्रांसपेरेंसी क्या हो गई है, यहाँ पे बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से क्या हुआ है कि जो कॉमन मैन है उसका गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा विश्वास भी बढ़ा है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ई गवर्नेंस के, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग गवर्नमेंट की बातों पर अब विश्वास कर सकते हैं। लिमिटेशंस, people in the rural and the remote area could not get benefited from this e-governance project due to the poor ICT infrastructure and lack of awareness। अब कुछ लोग जो है, जो कि रूरल एरिया से आते हैं या रिमोट एरिया से आते हैं, उनको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि इसके पीछे कारण होता है कि जो ICT का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गाँव में या लोकल एरिया में या रिमोट एरिया में इतना पावरफुल नहीं है। अब उसके पावरफुल नहीं होने के कारण जो बेनिफिट लोगों को मिलता था, या जो सिटी में या जो अर्बन एरिया में लोगों को मिलता है, वो रिमोट एरिया में नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट की जो पहुँच है वो गाँव तक पहुँचेगी। इसके बाद लेक ऑफ अवेयरनेस, कितनी जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नहीं पता कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है उसके थ्रू भी हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या उसके थ्रू भी हम लोग गवर्नमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अवेयरनेस की कमी भी कहीं ना कहीं एक बड़ा लिमिटेशन हो जाता है कि लोग गवर्नमेंट से, जो रिमोट एरिया के लोग हैं वो गवर्नमेंट से जुड़ नहीं पाते हैं। इवन अवेयरनेस की प्रॉब्लम तो अर्बन एरिया में भी है। काफ़ी लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाते ही नहीं है, सर्च ही नहीं करते कि गवर्नमेंट कर क्या रही है या क्या क्या स्कीम हमें वो दे रही है जिसका हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर्स, इंटरनेट, लेक ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन हैज़ ऑल्सो प्रिवेंटेड पीपल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस। कितनी जगह कंप्यूटर्स की अनअवेलेबिलिटी होती है, इंटरनेट नहीं होता, लेक ऑफ नॉलेज होता है कंप्यूटर ऑपरेशंस का, जिसके कारण जो लोग हैं वो ई गवर्नेंस की जो वेबसाइट है या जो एप्लीकेशंस है उससे वंचित रह जाते हैं, उसका यूज़ नहीं कर पाते, या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ये भी एक सबसे बड़ा लिमिटेशन हो जाता है। नॉट ऑल द सर्विसेज कैन बी कंप्यूटराइज्ड एंड ऑफर्ड बाय द ई गवर्नेंस। और गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज अगर मैं ऐसा कहूँ कि हमें ऑनलाइन मिल जाती है तो वो सही नहीं है। काफ़ी कुछ सर्विसेज ऐसी है जो हमें ऑनलाइन या ई गवर्नेंस के थ्रू नहीं मिल पाती। तो कुछ सर्विसेज के लिए हमें गवर्नमेंट के ऊपर फिजिकली डिपेंड होना पड़ता है, और जब हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर कुछ चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं तो कहीं ना कहीं करप्शन भी बढ़ता है। तो ये भी एक प्रकार का लिमिटेशन है कि कुछ सर्विसेज ऐसी है जो कंप्यूटराइज नहीं की जा सकती, जिसके लिए हमें वहाँ पर जाना ही होगा या गवर्नमेंट के ऑफिस के चक्कर लगाने ही होंगे।
तो कुछ सर्विसेज के कारण लिमिटेशंस क्या हो जाती है, ई गवर्नेंस वेबसाइट की बढ़ जाती है। तो ये कुछ टॉपिक था, ये कंप्लीट टॉपिक मैं इसको बोल सकता हूँ। ये 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, जिसमें आपको ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेंगे, ई गवर्नेंस के पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको लिखना पड़ेंगे और उसकी लिमिटेशंस आपको लिखना पड़ेगी। वेबसाइट के जो नाम हमने अभी बीच में पढ़े थे, वो वेबसाइट के नाम आप लोग चाहें तो उसको एज ए एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप भले उनमें 2-2 लाइन लिख दे तो अच्छा है, और नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका ये ई गवर्नेंस वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है, और इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये एक अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है। अब इसमें का ही सेम क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ई बिज़नेस के बारे में। तो ई बिज़नेस क्या होता है, बेनिफिट क्या होते हैं, इसके इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो ई बिज़नेस भी क्या है, अपने आप में एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है, जो अब हम लोग आने वाला जो लेक्चर होगा, जो वीडियो लेक्चर बनेगा, उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। E-business, or we can say it is e-commerce. What is e-commerce? E-business or e-commerce refers to any form of the business or trade that uses e-technologies to facilitate the selling or buying of product and services, transactions of money and goods, etc. E-commerce वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। E-business उसी का टेक्निकल वर्ड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जब भी हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ाई करते हैं, और जब हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं तो ई कॉमर्स बोल के हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ई कॉमर्स होता क्या है या ई बिज़नेस होता क्या है? तो ये एक प्रकार से बिज़नेस का ही एक फॉर्म होता है। एक तरीका होता है कि हम लोग शॉप खोल के बैठते हैं और फिर उस पर कस्टमर आते हैं, हम उनको गुड्स सेल आउट करते हैं, वो परचेज़ करते हैं, और उस प्रकार से हमारा एक बिज़नेस चलता है। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे बिज़नेस को ऑनलाइन सेल आउट, मतलब जो हमारे गुड्स हैं, जो हमारे पास ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। और उस ट्रेडिंग को ऑनलाइन करना ही क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है या ई बिज़नेस कहलाता है। और आप इन चीज़ों से बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे, क्योंकि आप लोग अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, ईबे से अपने प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं और वो ऑर्डर आपके घर तक पहुंच जाते हैं। इवन आप लोग जोमेटो का यूज़ करते हैं, स्विगी का यूज़ करते हैं लंच डिनर ऑर्डर करने के लिए या ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने के लिए, तो भी एक प्रकार से ई कॉमर्स का ही एग्जाम्पल है। तो जब टेक्नोलॉजी बिज़नेस के लिए यूज़ की जाती है एज अ ट्रेडिंग, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स जब यूज़ किया जा रहा है तो इसमें ऑब्वियस है कि बिज़नेस हो रहा है, और बिज़नेस हो रहा है मतलब यहाँ पर किसी प्रोडक्ट की सेलिंग होगी, बाइंग होगी, या और भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, साथ में मनी का ट्रांजैक्शंस भी होगा। तो ये सब मिलाकर ये जो पूरी प्रोसेस है, जिसमें टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जा रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, उसे कहा जाता है ई कॉमर्स। बेनिफिट ऑफ द ई कॉमर्स एप्लीकेशंस। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? हम लोग इसको यूज़ तो करते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट हैं कुछ तो होंगे, तभी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ई कॉमर्स रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग ओवरहेड लाइक हायर रेंट ऑफ शॉप और रिटेल आउटलेट एंड रिड्यूसिंग स्टॉक कॉस्ट। ई कॉमर्स का यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे कोई प्रोडक्ट जब किसी फैक्ट्री में बनता है तो उसको स्टोर करने के लिए गोडाउन की ज़रूरत होती है, फिर गोडाउन में जब उसको स्टोर किया जाता है, वहाँ से रिटेल शॉप पे उनको भेजा जाता है, रिटेल शॉप से फिर उनको दूसरी जो कस्टमर तक पहुँचने वाली जो शॉप होती है वहाँ तक भेजा जाता है। तो इस प्रकार से जो गोडाउन का रेंट है, जो रिटेल शॉप का रेंट है, जो आउटलेट का रेंट है, वो सब जुड़कर प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, और वो सारा भार किसके ऊपर होता है, कस्टमर के ऊपर, क्योंकि कस्टमर को वो सब पे करना होता है। तो इस प्रकार से कोई प्रोडक्ट जब आपके हाथ में आता है किसी रिटेल शॉप के थ्रू या आउटलेट के थ्रू या किसी शोरूम के थ्रू, तो उस कंडीशन में उस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारी कॉस्ट, जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट तो इंक्लूडेड है ही, लेकिन साथ में गोडाउन का जो रेंट है, जो रिटेल शॉप का जो रेंट है, उसका कुछ परसेंटेज आपके प्रोडक्ट में जुड़ जाता है और आपको प्रोडक्ट काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन जब हम लोग ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं तो फैक्ट्री से ही
सीधे जो प्रोडक्ट होते हैं वो कस्टमर तक पहुंच जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो बीच में 2-3 स्टेप थी कि कोई भी प्रोडक्ट पहले इस गोडाउन में जाएगा, फिर रिटेल शॉप में जाएगा, फिर वो किसी आउटलेट पे जाएगा, तो वो जो प्रोसेस है फिलहाल तो मैं आपको 3 बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो 3 स्टॉपेज थे जहाँ पे प्रोडक्ट रुकते हुए आप तक पहुँचता था, अब वो प्रोडक्ट डायरेक्टली फैक्ट्री से आप तक पहुँचता है, तो उस बीच का जो कॉस्टिंग होता है वो कॉस्टिंग ख़त्म हो जाता है और प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और इस प्रकार से कस्टमर का कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा होता है। तो ई कॉमर्स का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम मिलती है। आप लोग खुद भी जज करेंगे। मान लीजिए अगर आपको एक सेल फोन परचेज करना है और आप किसी शॉप पे जाएंगे, तो जिस कंपनी का जिस मॉडल को आप वहाँ पर चेक करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग अलग होगी, और उसी सेम मॉडल सेम कंपनी का मोबाइल की जो कॉस्टिंग है वो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर अलग होगी। तो इसका डिफरेंस जो होता है वो मेन डिफरेंस इसी कारण जनरेट होता है। तो ई कॉमर्स एप्लीकेशंस का बेनिफिट तो डेफिनेटली है, तभी हम लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। It increases profit by increasing sales volume and offer opportunity to access new customer and the market on the globe। अब ई कॉमर्स एप्लीकेशन का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है। अब प्रॉफिट में इंक्रीमेंट कैसे होगा, तो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट इस बेसिस पे होता है क्योंकि ऑब्वियस है कि कॉस्ट कम है तो आपके प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब आपने अभी शायद नोटिस किया हो, अमेज़न और फ्लिपकार्ट जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो वो अपनी सेल 2 या 3 दिन की जो सेल होती है उनकी वो ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके ऑर्गेनाइज करने से क्या होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी सी कम कर देते हैं, और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट थोड़ी सी कम करते हैं तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ कस्टमर उन प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कॉस्ट कम करने से क्या हुआ कि प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है। और साथ साथ में ये भी होता है कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट पहले लोकल था, लेकिन अब वो ऑन द ग्लोब हर जगह अप्रोच करता है। लोग आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के बाद अगर वो पसंद आता है तो वो दूसरे लोगों को भी रेफ़र कर सकते हैं और दूसरी जगह तक भी आपका प्रोडक्ट पहुंच सकता है। मतलब केवल इंडिया में नहीं, ना केवल पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड ऑफर 24/7 एक्सेस टू द मार्केट एंड कस्टमर सर्विसेज। अब यहाँ पर बेनिफिट के नाम पर अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये डायरेक्टली कंपनी से सेल हो रहे हैं और कंपनी एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की है वो हमें देती है। एक्चुअल में क्या होता है, बीच में जब 2 या 3 मीडियम हो जाते हैं प्रोडक्ट को हमारे तक पहुंचाने के लिए, तो बीच में जो 2-3 मीडियम होते हैं वो अपने अपने एजम्पशंस, अपने अपने लॉजिक उस प्रोडक्ट के साथ लगा देते हैं, और जब वो प्रोडक्ट किसी कस्टमर को मिलता है तो उसको मिलने वाला प्रोडक्ट के साथ जो उसको बोला जाता है वो कुछ अलग ही होता है, कंपनी ने ऑफर कुछ और ही किया होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि प्रोडक्ट की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। जबकि ई कॉमर्स का अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग ई कॉमर्स के थ्रू प्रोडक्ट को कहाँ से परचेज कर रहे हैं, डायरेक्टली फैक्ट्री से। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस प्रोडक्ट के अंदर है क्या। और दूसरी बात ये सबसे बड़ा कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि परचेसिंग जो आपको करना है, शॉपिंग आपको जो करना है वो 24/7 आपके लिए ओपन होती है। मतलब रात को आपको 12 बजे याद आया कि आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप रात को 12 बजे या आधी रात को भी कोई प्रोडक्ट की परचेसिंग कर सकते हैं। इवन कोई भी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सर्विसेज होती है वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल होती हैं। और उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कंप्लेन करना है तो आप जब फ्री हैं तब आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप उसके बारे में कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि कस्टमर सर्विसेज होती है, कस्टमर केयर सर्विसेज होती है, जिस पर आप लोग किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी अगर आपको है तो उसको भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। इट प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस एंड फास्टर रिस्पॉन्स टू द कस्टमर।
अब यहाँ पर आपको क्या मिलता है, कॉस्ट सेविंग तो होती ही है, साथ में आपको कस्टमर सर्विस भी इम्प्रूव तरीके से मिलती है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री अपने प्रोडक्ट को कभी भी सेल आउट करने के बाद ये नहीं चाहेगी कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से नाराज़ हो या वो अपसेट हो जाए और अगली बार हमें ऑर्डर ना करें। तो ऑब्वियस है कि वो क्या करती है, आपको उसके साथ साथ अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। और यहाँ से कस्टमर को बहुत तेज़ी से रिस्पांस मिलता है। पहले क्या होता था कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है और वो ख़राब हो गया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोग क्या करते थे, पहले शॉप पे जाते थे। शॉप पे जाने के बाद वो प्रोडक्ट के लिए तो पहले हम दुकानदार से लड़ते थे, ये प्रोडक्ट वापस करो या इसको एक्सचेंज करो या इसमें वारंटी जो भी है इसको वापस पहुँचाओ। फिर वो आपसे 2-3 दिन लेता था कि प्रोडक्ट अभी जाएगा, फिर ठीक होगा, फिर आएगा। तो उस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता था, और वो प्रोडक्ट जब आता था तो और ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि टाइम निकलता चला जाता है और प्रोडक्ट की वैल्यू यूं ही कम होती चली जाती है। तो ये एक मेन रीज़न है जहाँ पे हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में वैसे तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रोडक्ट भी एक्यूरेट मिलते हैं, लेकिन कभी कभार कोई सिचुएशन वैसी होती है कि प्रोडक्ट में कुछ खराबी है, टेक्निकल इशू है, तो उस कंडीशन में हमें कस्टमर सर्विस इजीली मिल जाती है। और फिर भी प्रोडक्ट में अगर कुछ चेंजेस करवाना है तो तुरंत हमें रिस्पांस मिलता है, साथ में कस्टमर चाहे तो उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज भी करवा सकता है। तो डायरेक्टली उसका कम्युनिकेशन किसके साथ होता है, उस फैक्ट्री के साथ, उस कंपनी के साथ जिससे आपने प्रोडक्ट को परचेज किया है। तो हमें वहाँ से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जिसके कारण हम लोग ई कॉमर्स एप्लीकेशंस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और आजकल हम लोग इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, मेजर ई बिजनेस पोर्टल। अब अगर हम लोग बात करें ई बिजनेस पोर्टल्स कौन कौन सी हैं, तो सबसे कॉमन पोर्टल है IRCTC की पोर्टल। IRCTC पोर्टल क्या है, अगर आपको रेलवे की टिकट बुक करवाना है, कोई टूरिज़्म आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट आप जा रहे हैं, होटल बुक्स करना है, या आपको रेलवे की टिकट के साथ साथ हो सकता है आपको प्लेन की टिकट बुक करना है, तो ये सारी फैसिलिटी आपको कौन देता है, IRCTC का पोर्टल देता है। द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन पोर्टल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट इन इंडिया। यहाँ पर केवल रेलवे टिकट्स का लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ IRCTC पोर्टल के थ्रू आप लोग होटल्स को भी बुक कर सकते हैं, और आप लोग चाहे तो प्लेन की टिकट भी बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन रिजर्वेशन साइट yatra.com. The portal provides facility for airline reservation. You can book flight ticket for domestic and international flights, hotels and avail tourist packages etc. अब yatra.com करके है, और इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट है जिसके तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, फ़्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं, होटल्स को बुक कर सकते हैं, और जैसा मैंने बताया आपको IRCTC पोर्टल में भी ये सब चीज़ें अवेलेबल है। तो ये कुछ एक्चुअल में पोर्टल और उनकी वेबसाइट URL दी हुई है। आपको ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में भी देना है 2 या 3, और इनके बारे में 1-1, 2-2 लाइन लिखना है, ताकि आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि ई गवर्नेंस के ऊपर या तो सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको उसका ऑब्जेक्टिव लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखना है, उसके बेनिफिट लिखना है, उसके लिमिटेशंस लिखना है। वैसे ही ई बिज़नेस का भी है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा कि ई बिज़नेस क्या होता है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं कि ई वेबसाइट या ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन कौन सी होती है, या पोर्टल्स कौन कौन से होते हैं। तो आपको इनके नाम लिखना है, जिससे क्या होगा, आप लोग ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है। नेक्स्ट वन इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम लोग जनरली LIC के नाम से जानते हैं। और जो LIC है, मतलब अगर आपको कोई इंश्योरेंस करवाना है, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस करवाना है, तो LIC उस चीज़ को आपको प्रोवाइड करती है। और ये चीज़ें पहले ऑन पेपर होती थी, फिजिकली हमें इसके लिए अप्रोच करना होता था, लेकिन जब से ई कॉमर्स का सिस्टम चालू हुआ है, अब LIC भी आपको वेबसाइट के फॉर्म में, मतलब ऑनलाइन आपको इसके लिए सारी फैसिलिटी मिल जाती है। LIC of India is one of the premier insurance company of Government of India. This portal offers facilities like online deposit of premium,
सेल्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड इंक्वायरी। यही बात जो मैंने आपको कही कि यहाँ पर आप लोग प्रीमियम को डिपॉजिट कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को परचेज कर सकते हैं, उसके बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। और इसके लिए जो URL है वो नीचे लिखा हुआ है www.licindia.com। तो ये कुछ पोर्टल के नाम हैं और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। और भी कुछ पोर्टल्स के नाम लिखें। ई-बैंकिंग साइट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI is the largest government-owned bank. It has launched e-banking services for customer to facilitate personal banking, loan lending and fund transfer etc. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI की भी बहुत सारे पॉलिसीज़ है, बहुत सारे इसका मतलब वर्क एरिया बहुत बड़ा है और उस सारे वर्क एरिया को भी इन्होंने ऑनलाइन पे हमारे लिए अवेलेबल करवाया है। अगर आप चाहें तो ये नीचे वेबसाइट का नाम लिखा है, आप इस पर जाके इसको सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर अमेजन.com, ये तो हम सबसे ज़्यादा फेमिलियर है इसके साथ क्योंकि हमें कुछ भी परचेज़ करना होता है, हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स देखना होता है तो हम लोग अमेजन के ऊपर ही जाके इवन मतलब जो अभी फैशन में चल रहा है वो भी हम लोग इस पर सर्च कर लेते हैं, जबकि ये केवल परचेज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर केवल हमें परचेज़ नहीं भी करना होता है तो हम लोग इस पर जाके केवल सर्च करते रहते हैं कि आजकल फैशन में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो आप अमेज़न पे जाकर भी क्या कर सकते हैं, परचेसिंग कर सकते हैं। और अमेज़न पे तो पूरे दुनिया भर के प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है। उसके बाद ऑनलाइन ऑक्शन साइट eBay, यहाँ पर आप ऑक्शंस के साथ साथ क्या कर सकते हैं, सेलिंग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो प्रोडक्ट है जैसे इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए या और भी जो दूसरे प्रोडक्ट है उनकी परचेसिंग आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। एक प्रकार से ये वैसे ऑक्शन साइट भी है। ऑक्शन साइट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप उसके लिए मोल भाव कर सकते हैं, जबकि अमेजन पे ऐसा नहीं होता, वहाँ फिक्स रेट होता है। आपको एक रेट फिक्स जो भी वहाँ पर है वो आपको पे करना है, लेकिन यहाँ पर eBay के ऊपर आपको ऑक्शन की भी फैसिलिटी मिल जाती है। नेक्स्ट, सोशल इम्पैक्ट ऑफ द ई बिज़नेस। अब ई बिज़नेस के सोशल इम्पैक्ट क्या क्या है या मतलब इसका हमारी लाइफ पे क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है और इसके लिमिटेशंस क्या क्या है वो हमें यहाँ पर देखना है। ये लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक के लिए, मतलब ई बिज़नेस के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इट रिड्यूसेस ट्रांजेक्शंस एंड अदर ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि यहाँ पर हमारा जो ट्रांजेक्शन्स है वो रिड्यूस हो जाता है, जो दूसरे ओवरहेड कॉस्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हमें प्रोडक्ट के साथ मिलता है सस्ता हो जाता है हमारे लिए। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एंड ऑफर्स इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज। ये हमें इसके कारण मतलब अगर हम लोग ई बिज़नेस या ई वेबसाइट ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देती है, एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है और इवन हमें यहाँ पर जो कस्टमर सर्विस है वो भी इम्प्रूव तरीके से मिलती है। It opens the global market for the manufacturer and gives opportunity to sell the product on the globe। और ये सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि इसके कारण किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए, भले वो गांव से बिलोंग करता हो किसी या किसी छोटी सी सिटी को बिलोंग करता हो, लेकिन अगर वो ई कॉमर्स का यूज़ कर रहा है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए तो उसके लिए पूरा वर्ल्ड उसके लिए मार्केट बन सकता है। अगर वो ई कॉमर्स का यूज़ नहीं कर रहा, वो ऑनलाइन पर नहीं है, ऑनलाइन वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो केवल एक लोकल एरिया में ही अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकता है। लेकिन जब वो ई कॉमर्स का यूज़ करता है, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन पर ले जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको पूरा एक बड़ा सा मार्केट मिलता है जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। ऑफर्स ईजी शॉपिंग बाय सिक्योर एंड ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। अब जितनी भी यहाँ पर हम लोग ई बिज़नेस के अंदर वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं वहाँ पर बहुत सिक्योर और बहुत इजी तरीका होता है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो आपको उसके लिए भी कोई हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारा पेमेंट प्रॉपर सामने तक पहुँचा या नहीं पहुँचा या कहीं हमारा लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं कंपनी को कि वो पेमेंट ले सकते हैं। और डिजिटल सर्टिफिकेट अपन ने जैसे पढ़ा था, तो जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो इन कंपनियों को प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये कस्टमर से पैसा लेने के लिए अथराइज्ड हो जाते हैं और सिक्योर वे होता है वो। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
lack of knowledge and poor telecommunication infrastructure and unavailability of internet connectivity in rural areas are major issues for limited use of e-business। अब ये जो e-business है ये अभी जो देखा जाए तो अर्बन एरिया में ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन अगर हम लोग रिमोट एरिया की बात करें, रूरल एरिया की बात करें, गाँव की बात करें, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इसका भी बहुत सारे कारण हैं। एक तो इंटरनेट के वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होती या कम होती है, या टेलीकम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या नॉलेज की कमी होती है। लोगों को पता नहीं होता कि किस प्रकार से हमें ऑनलाइन चीज़ों को ऑर्डर करना है या किस प्रकार से हमें पेमेंट करना है। तो इस कारण से जो लिमिटेशन है वो रिमोट एरिया में सबसे ज़्यादा है। लिमिटेशन अर्बन एरिया के कंपेयर, मतलब अर्बन एरिया में तो थोड़ी कम है। यहाँ पे लोग अब फेमिलियर है कि किस प्रकार से हमें ई कॉमर्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट, पीपल आर स्टिल अनअवेयर अबाउट द लीगल रेमेडीज़। पीपल जो है भले अर्बन एरिया के हो या रिमोट एरिया के, वो आज भी अनअवेयर है कि अगर उनके साथ कहीं फ्रॉड होता है या कहीं उनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई प्रोडक्ट उनको गलत मिलता है या कुछ डैमेज प्रोडक्ट उनको मिलता है, तो उसकी लीगल रेमेडीज़ क्या है, उसका लीगल उपचार क्या होगा। लोगों को ये बात पता ही नहीं होती, और इस कारण से क्या होता है, लोग इस ई बिज़नेस से बचने की कोशिश करते हैं या इस पर जाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि क्या हम इस पे प्रोडक्ट को परचेस करें या ना करें। देयर आर हाई चांसेस ऑफ फ्रॉड, थेफ्ट ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन ड्यू टू द लैक ऑफ इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे एक और बड़ा इशू ये भी है कि मार्केट सब वो तो सभी जगह भी होता है, वैसे भी हर कॉइन के 2 साइड होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम लोग ऑनलाइन कोई चीज़ पर कोई प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं तो हमारे साथ फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग अनअवेयर है कि कौन सी वेबसाइट पर हमें प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहिए, कहाँ पे सेल आउट करना चाहिए, किस प्रकार से पेमेंट करना चाहिए, किस प्रकार से हमें सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, कैसे पासवर्ड हमें डालना चाहिए, इन सारी चीज़ों से आपको बहुत अच्छा अवेयर होना ज़रूरी है, तभी आप लोग ई कॉमर्स का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब फ्रॉड होता है तो फिर आगे से व्यक्ति उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने से बचता है या ऑनलाइन परचेसिंग करने से बचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉपर नॉलेज का ना होना भी इसका एक लिमिटेशन है, जिसके कारण हम लोग ई बिज़नेस या ई वेबसाइट पर जाने से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा एक टॉपिक था ई बिज़नेस के ऊपर। अब हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे ई लर्निंग के ऊपर। तो इस चैप्टर में हमारे 2 मेजर टॉपिक हो चुके हैं, आपको उनको पढ़ना है, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू।